एग्जाम में हिंदी साहित्य यदि आपका विषय है तो काव्य दोष का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। काव्य दोष किसे कहते हैं, काव्य दोष का अर्थ, काव्य दोष की परिभाषा तथा विभिन्न आचार्यों द्वारा काव्य दोष की जो परिभाषाएं दी गई है उनका सटीक विश्लेषण के साथ अध्ययन तथा काव्य दोष के जो विभिन्न प्रकार हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष, वाक्य दोष और रस दोष तथा इनके अंतर्गत जो काव्य दोष के भेद हैं उन सब का तीन उदाहरणों के द्वारा सटीक विश्लेषण और संपूर्ण अध्ययन। तो दोस्तों, काव्य दोष को जिंदगी भर यानी हमेशा याद रखने के लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काव्य दोष होते क्या है? यदि काव्य दोष का अर्थ समझ में आ जाए, काव्य दोष का अर्थ स्पष्ट हो जाए तो काव्य दोष को समझने में आसानी होगी, काव्य दोष अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे। काव्य की शोभा का अपकर्ष करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं, यानी ऐसे तत्व जो काव्य की शोभा को बढ़ाते नहीं, उनका उत्कर्ष नहीं करते बल्कि उसका अपकर्ष करते हैं, यानी काव्य की शोभा को घटाने का कार्य करते हैं, तो उन तत्वों को हम काव्य दोष के नाम से जानते हैं। तो अपकर्ष करने वाले तत्वों को हम काव्य दोष कहते हैं। काव्य के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों या विकारों को दोष कहते हैं। ऐसे तत्व, ऐसे विकार जो काव्य के मुख्यार्थ, काव्य का कार्य ही यही है कि अपनी बात को पाठक या श्रोताओं तक स्पष्ट रूप से पहुंचाना, लेकिन जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो जाती है और जिन तत्वों या विकारों के कारण मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है उन तत्वों को हम दोष के नाम से जानते हैं। मुख्यार्थ की जहाँ हानि होगी या मुख्यार्थ का जहाँ विनाश होगा वो काव्य दोष के कारण होता है, यानी मुख्यार्थ की हानि या विनाश, जब मुख्यार्थ ही नष्ट हो जाएगा तो वो सब काव्य दोष के कारण ही होता है। यानी काव्य दोष जो काव्य की शोभा को घटाते हैं, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करते हैं, मुख्यार्थ को हानि पहुंचाते हैं, उनको काव्य दोष कहते हैं। तो काव्य दोष की विभिन्न आचार्यों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है उनका हम बारी बारी से स्पष्ट तौर पर अध्ययन करते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य दोष की परिभाषा रस के अपकर्षक तत्व दोष कहलाते हैं, यानी रस के अपकर्षक यानी रस में बाधा पहुंचाने वाले, रस की शोभा को घटाने वाले तत्वों को हम दोष के नाम से जानते हैं। काव्य दोषों से काव्य का माधुर्य एवं सौंदर्य नष्ट हो जाता है, काव्यानंद में व्याघात पड़ता है, इसलिए दोषहीन काव्य को उत्तम काव्य माना गया है। तो आचार्य विश्वनाथ का कहना था कि जो दोष युक्त काव्य होगा उससे माधुर्य और सौंदर्य काव्य का नष्ट हो जाएगा और काव्य से जो आनंद प्राप्त होता है उसमें व्याघात उत्पन्न होगा, इसलिए जो दोषहीन काव्य होगा उसे ही श्रेष्ठ और उत्तम काव्य कहा जाता है। ये आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दी हुई काव्य दोष की परिभाषा थी। इसी प्रकार से अग्नि पुराणकार ने काव्य दोष की परिभाषा दी है, उद्वेगजनको दोषः। तो काव्यास्वाद में बाधक उद्वेगजनक तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। अपनी उद्वेगजनको दोषः को स्पष्ट करते हुए अग्नि पुराणकार ने कहा है कि जो काव्यास्वाद, काव्य का आनंद में बाधक उत्तेजनक तत्व होते हैं उनको हम काव्य दोष के नाम से जानते हैं, काव्य दोष कहते हैं। ये दोष काव्य के मुख्य अर्थ की प्रतीति में बाधा पहुंचाते हैं। काव्य का जो मुख्य अर्थ है वो पाठक या श्रोता तक नहीं पहुंच पाता, उसकी प्रतीति होने में इन तत्वों से बाधा उत्पन्न होती है और ये जो दोष होते हैं वो शब्द, अर्थ और रस, इन तीनों के सौंदर्य में व्याघात उत्पन्न करते हैं। तो काव्य दोष शब्द, अर्थ और रस तीनों के सौंदर्य में आघात पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, इसलिए काव्य दोष रहित जो काव्य होगा उसे ही उत्तम काव्य कहा है। काव्य दोष की परिभाषा आचार्य वामन के अनुसार काव्य सौंदर्य को क्षति पहुंचाने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं।
तो काव्य दोष को, काव्य की सौंदर्यता को क्षति, नुकसान, हानि पहुंचाने वाले जो तत्व होंगे उन्हें काव्य दोष कहेंगे। आचार्य मम्मट के अनुसार मुख्यार्थ का अपकर्ष करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। आचार्य मम्मट ने भी ऐसी ही परिभाषा दी है कि जो मुख्यार्थ को घटाते हैं, मुख्यार्थ का अपकर्ष करते हैं, उन तत्वों को हम काव्य दोष कहते हैं। रसानुभूति के बाधक तत्व काव्य दोष कहलाते हैं, यानी जो रस काव्य से हमें, हमारे चित्त को अनुभूत कर देता है, उस अनुभूति को हमारा चित्त प्राप्त नहीं कर पाता, तो रसानुभूति में जो बाधक तत्व होते हैं उन्हें हम काव्य दोष कहते हैं। ये विभिन्न आचार्यों द्वारा काव्य दोष की परिभाषा दी गई है और इन परिभाषाओं से एक बात स्पष्ट होती है कि सभी आचार्यों ने एक बात मानी है कि काव्य की शोभा का अपकर्ष करने वाले तत्वों को ही काव्य दोष कहा है। काव्य दोष की परिभाषा देखिए, जिस तत्व के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य का अपकर्ष होता है, उसको काव्य दोष कहते हैं। जिन तत्वों के कारण हम कविता के अर्थ को समझ ही नहीं पाते, अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य, जो काव्य की सुंदरता है, शोभा होती है, उसका अपकर्ष होता है, यानी वो शोभा को घटा देते हैं। ऐसे तत्वों को हम काव्य दोष के नाम से जानते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य दोषों के प्रकार 4 माने गए हैं। पहला शब्द दोष, दूसरा अर्थ दोष, तीसरा वाक्य दोष और चौथा रस दोष। इन सभी काव्य दोषों का हम बारी बारी से विस्तार से अध्ययन करेंगे और प्रत्येक के जो भेद हैं, शब्द दोष के, अर्थ दोष के, वाक्य दोष के और रस दोष के, उनका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। शब्द दोष की परिभाषा देखिए, वर्णों अथवा शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने से पहले ही दोष जान पड़े, वहाँ शब्द दोष होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य में जिन वर्णों या जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनके प्रयोग में यदि असावधानी बरती जाए, असावधानी से तात्पर्य है कि शब्दों का चयन सही प्रकार से नहीं किया गया है, शब्दों या वर्णों के चयन में असावधानी बरती गई है। कहने का मतलब ऐसे वैसे कुछ भी शब्दों को काव्य के अंतर्गत कवि या लेखक के द्वारा असावधानी पूर्वक ले लिया गया है, तो जब हम उस काव्य को पढ़ते हैं तो अर्थ ग्रहण करने से पहले ही उसमें दोष आ जाता है और ये दोष वर्णों या शब्दों के कारण आया है, इसलिए उसे हम शब्द दोष के नाम से जानते हैं, शब्द दोष कहते हैं। प्रमुख जो शब्द दोष है उनमें हमने ये निम्न 6 काव्य दोषों को शामिल किया है। श्रुति कटुत्व दोष पहला, दूसरा च्युत संस्कृति दोष, तीसरा ग्राम्यत्व दोष, चौथा अश्लीलत्व दोष, पांचवा क्लिष्टत्व दोष और छठा अप्रतीतत्व दोष। ये 6 काव्य दोष शब्द दोष के अंतर्गत आते हैं। इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्रुति कटुत्व दोष, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, श्रुति कटुत्व यानी जो सुनने में कटु लगे। इसकी परिभाषा देखिए, कोमल रसों के वर्णन में कठोर वर्णों का प्रयोग जब किया जाए तो श्रुति कटुत्व दोष होता है। कहने का मतलब जो कोमल रस है, जैसे कि शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस या वात्सल्य रस, इन कोमल रसों के प्रयोग में जब कठोर वर्णों का उपयोग किया जाए तो कठोर वर्ण जो कि सुनने में कटु लगते हैं, तो उस कारण काव्य के अंतर्गत श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। इस परिभाषा को स्पष्ट करते हुए आगे बताया गया है कि जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे, कठोर प्रतीत हो, इनके कारण काव्य में श्रुति कटुत्व दोष आ जाता है। कहने का तात्पर्य श्रुति कटुत्व दोष जैसा नाम से है कि जो सुनने में अप्रिय लगे, कठोर से प्रतीत हो, कठोर वर्ण लगे, उनके कारण श्रुति कटुत्व दोष आ जाता है। कुछ उदाहरणों के द्वारा श्रुति कटुत्व दोष आपके सामने पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगा। श्रुति कटुत्व दोष के उदाहरण देखिए,
देखत कबू कौतुक इते, देखो नेकु विचारी, कब की इकटक डटी रही, टटिया अंगुरी डारी। यहाँ पर जो टटिया शब्द का प्रयोग हुआ है ये सुनने में कानों को कटु लगता है, यानी कानों में कड़वाहट उत्पन्न कर देता है, कड़वापन कानों में सुनने में दिखाई देता है। इसलिए इस उदाहरण में टटिया में श्रुति कटुत्व दोष है, क्योंकि जो शब्द सुनने में कड़वा लगे, कड़वापन उत्पन्न करे, कटु लगे, उसके कारण काव्य में श्रुति कटुत्व दोष आ जाता है। श्रुति कटुत्व दोष का एक अन्य उदाहरण देखिए। भर्तना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। अब यहाँ पर ये जो भर्त्सना शब्द आया है, ये भर्त्सना शब्द कानों में सुनने में कटु और अप्रिय सा लगता है, इसलिए यहाँ जो भर्त्सना शब्द आया है उदाहरण में, इस भर्त्सना शब्द में श्रुति कटुत्व दोष आपको देखने को मिलेगा। एक और अन्य उदाहरण श्रुति कटुत्व दोष का देखिए। कटर कटर तंडुल चबात हरी हंसी हंसी के, हियरा चटकात हरी रुक्मिन महारानी के। यहाँ पर जो कटर कटर शब्द है और हियरा चटकात शब्द है, ये दोनों शब्द कानों को सुनने में कटु लगते हैं, सुनने में कटु अप्रिय लगते हैं, कठोर से जान पड़ते हैं। इसलिए इस उदाहरण में ये कटर कटर शब्द और हियरा चटकार, इसमें श्रुति कटुत्व दोष आ गया है। संस्कृति दोष परिभाषा देखिए दोस्तों। व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पदों या शब्दों का प्रयोग करने से च्युत संस्कृति दोष होता है। कहने का तात्पर्य, जिस काव्य में व्याकरण के नियमों को ध्यान में नहीं रखा जाता, यानी व्याकरण के नियमों के विरुद्ध पदों का या शब्दों का चयन किया जाता है, पदों या शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उस काव्य में च्युत संस्कृति दोष आ जाता है। इसी को स्पष्ट करते हुए आगे कहा गया है कि जब किसी शब्द के प्रयोग में व्याकरण संबंधी दोष होता है, तब भाषा के संस्कार से गिरने के कारण वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्याकरण संबंधी नियम है, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, क्रिया से संबंधित, उनके कारण काव्य में दोष आ जाता है और ऐसा दोष भाषा के संस्कार से गिरने के कारण दिखाई देता है। इसीलिए वहाँ पर च्युत संस्कृति दोष उत्पन्न हो जाता है। इसको हम उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। उदाहरण, क्षण भर रहा उजाला में। अब यहाँ पर जो उजाला शब्द आया है, इस उजाला के स्थान पर उजाले होना चाहिए, क्योंकि क्षण भर रहा उजाला में, ये व्याकरण संबंधी दोष है। उजाला के स्थान पर उसका बहुवचन रूप उजाले होना चाहिए था। अब यह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होने के कारण च्युत संस्कृति दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखिए दोस्तों। यहाँ इस उदाहरण में जो सीता के द्वारा बात कही गई है, मर्म वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब यहाँ पर सीता से संबंधित जो शब्द का प्रयोग होना चाहिए था वो होना चाहिए था बोली, लेकिन यहाँ लिंग संबंधी दोष आ गया है। बोला क्रिया पुल्लिंग की है और इसके स्थान पर सीता के द्वारा बोली शब्द का उपयोग होना चाहिए था, लेकिन इसका उपयोग सीता जो कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग बोला क्रिया का प्रयोग स्त्रीलिंग सीता के द्वारा हुआ है, इसलिए व्याकरण संबंधी दोष है। इस कारण इस उदाहरण में च्युत संस्कृति दोष उत्पन्न हो गया है। एक और अन्य उदाहरण देखिए, इससे आपके सामने च्युत संस्कृति दोष पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगा। फूलों की लावण्यता देती आनंद है। यहाँ लावण्यता जो शब्द का प्रयोग हुआ है, यह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि फूलों की लावण्यता नहीं होती है, उसकी जगह लावण्य कहना ही ठीक होता। इसमें ताप प्रत्यय जो जोड़ा गया है, यह ताप प्रत्यय जोड़ना ठीक नहीं है। इस कारण से इस उदाहरण में
च्युत संस्कृति दोष उत्पन्न हो गया है। च्युत संस्कृति दोष के बाद जो शब्द दोष का तीसरा दोष है ग्रामत्व दोष, इसकी परिभाषा देखिए। जब भाषा में ग्रामीण शब्दों या बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां ग्रामत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। नाम से जैसा कि स्पष्ट है, ग्रामत्व दोष कहने का मतलब जहां ग्रामीण या बोली के शब्द बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है वहां ग्रामत्व दोष उत्पन्न होता है। जहां काव्य में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाता है अर्थात गंवार या असभ्य देशज, देशज जो कि बोली से आते हैं, शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां ग्रामत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी काव्य में जब गंवार असभ्य से देसी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां ग्रामत्व दोष आ जाता है। ग्रामत्व दोष उदाहरण देखिए। मुंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। इस उदाहरण में जो मुंड शब्द आया है ये मुंड शब्द गंवारू है, क्योंकि ये मुंड शब्द देशज है और देशज का तात्पर्य होता है ग्रामीण बोलचाल की भाषा यानी बोली से आया हुआ शब्द। ऐसे शब्दों का साहित्य में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इस उदाहरण में ग्रामत्व दोष आ गया है। दूसरा उदाहरण देखिए। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। यहाँ पर जो बासन शब्द आया है ये बासन शब्द ग्रामीण बोलचाल की भाषा का शब्द होने के कारण इस उदाहरण में ग्रामत्व दोष आ गया है। यानी जहां पर भी देशज यानी देसी बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग होगा वहां ग्रामत्व दोष आ जाता है। अन्य उदाहरण देखिए। एरे ब्रजनंद तेरे मुख की चकोर हूं मैं, एरे घनश्याम तेरे रूप की हूं चात की। इस उदाहरण में जो एरे शब्द आए हैं इस एरे शब्द का प्रयोग ग्रामीण बोली में होता है। यह ग्रामीण बोली का शब्द होने के कारण यहाँ काव्य में ग्रामत्व दोष उत्पन्न हो गया है। जहाँ ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ ग्रामत्व दोष होता है। अश्लीलत्व दोष परिभाषा देखिए। जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो वहाँ अश्लीलत्व दोष आ जाता है। काव्य के अंतर्गत ऐसे लज्जाजनक शब्दों का अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाए तो काव्य में अश्लीलत्व दोष आ जाता है। जब काव्य में घृणाजनक, लज्जास्पद या अमंगल सूचक जिनको अश्लील कहा गया है का प्रयोग होने पर काव्य में फूहड़पन या भद्दापन दिखाई देता है। काव्य की शोभा नहीं बढ़ती ऐसे शब्दों से बल्कि काव्य का अपकर्ष होता है, इसलिए वहां पर अश्लीलत्व दोष आ जाता है। इस अश्लीलत्व दोष के स्पष्टीकरण हम कुछ उदाहरणों के द्वारा करते हैं। उदाहरण देखिए। झूठ बोलना आपने समझ लिया था पाप, लगे थूक कर चाटने इतनी जल्दी आप। अब यहाँ पर थूक कर चाटना जो शब्द आया है ये घृणाजनक है, अमंगल सूचक है। ये काव्य में शोभा देने वाला शब्द नहीं है। ऐसे घृणाजनक, अमंगल सूचक शब्दों का काव्य में उपयोग हो तो उससे अश्लीलता बढ़ती है, इसलिए यहाँ काव्य में अश्लीलत्व दोष आ गया है। एक अन्य उदाहरण और देखिए, इससे आपके सामने अश्लीलत्व दोष पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण। दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया। अब यहाँ पर दस्त शब्द का जो तात्पर्य है वो होता है हाथ से खाना खिलाना और पेशाब का मतलब वो पेश करना, पानी पेश करना। लेकिन यहाँ पर ये दस्त और पेशाब जो शब्द आए हैं इनकी वजह से काव्य में लज्जाजनकता झलकती है, यानी अश्लीलपन आ जाता है। अभद्रता सूचक शब्द होने के कारण ये अमंगलजनक है, इसलिए इस काव्य में घृणा पैदा होती है और यहाँ पर अश्लीलत्व दोष आ गया है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से काव्य में अश्लीलता झलकती है, भद्दापन झलकता है। अश्लीलत्व दोष का एक अन्य उदाहरण देखिए। मिची आंख पिए की निरखी वायु दीन तत्काल।
इस उदाहरण में जो ये वायु शब्द आया है, इस वायु शब्द का तात्पर्य होता है अपान वायु, जिसे पाद भी कहते हैं। काव्य के अंतर्गत ऐसे अमंगल सूचक, घृणाजनक, लज्जाजनक शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होने से काव्य में अश्लीलत्व दोष उत्पन्न हो गया है। जहाँ पर काव्य में ऐसे घृणाजनक, जिनसे काव्य के अंतर्गत लज्जा झलकती है, जो अमंगल सूचक होते हैं, उनके कारण काव्य में अश्लीलत्व दोष आ जाता है। क्लिष्टत्व दोष परिभाषा देखिए, जहाँ किसी शब्द का अर्थ आसानी से समझ में न आए, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। कहने का तात्पर्य, काव्य के अंतर्गत जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो सुनने वाले या पाठक को आसानी से समझ में नहीं आते हैं, साधारण श्रोता या साधारण पाठक उस काव्य का अर्थ आसानी से नहीं समझ पाता, इसलिए वहाँ क्लिष्टत्व दोष आ जाता है। जहाँ रचना में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ बड़ी कठिनाई से समझ में आता है, जो विद्वान है वो समझ सकता है, साधारण श्रोता या पाठक के लिए वो बड़ा ही कठिनाई वाला दुष्कर कार्य होता है, इसलिए वहाँ काव्य में क्लिष्टत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ कठिनाई से निकलता है, तो वहाँ क्लिष्टत्व दोष उत्पन्न होता है। उदाहरण देखिए, वेद नखत ग्रह जोरी, अरद करी को बरजे हम काल। अब ये साधारण श्रोता के समझ में नहीं आ सकता। यहाँ पर कहा गया है जो वेद है, वेदों की संख्या 4, नखत यानी नक्षत्र की संख्या 27, ग्रह की संख्या 9, इनको जोड़ने के बाद जो आता है यानी 40, उसका अरद करी यानी आधा करो यानी 20, 20 का मतलब विष, जहर को बरजे हम खात, वो हमें खाने को बनता है, यानी विष खाने की अब लालसा है। अर्थ ग्रहण करने में बड़ी कठिनाई आई है, इस कारण से इस पद में क्लिष्टत्व दोष उत्पन्न हो गया है। जहां पर अर्थ बड़ी आसानी से समझ में न आए, कठिनाई से समझ में आए, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। एक और उदाहरण देखिए, एक अचंबा देखा भाई, ठाड़ी सिंह चरावे गाई, चेले के गुरु लागे पाई, पकड़ बिलाई मुर्गे खाई। ये जो पहेली है, इसका अर्थ सरलता पूर्वक संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जहाँ पर आसानी से अर्थ समझ में न आए, सरलता पूर्वक अर्थ समझ में न आए, जहाँ अर्थ प्राप्त करना बड़ा कठिन कार्य हो, वहाँ क्लिष्टत्व दोष आ जाता है। एक और अन्य उदाहरण देखिए, सारंग ले सारंग चलियो, सारंग पुग्यो आए। यहाँ पर जो सारंग शब्द आया है, इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। अनेक अर्थों में सारंग शब्द प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ कठिनाई से निकल रहा है कि इस वाक्य में सारंग शब्द का अर्थ किसके लिए लिया गया है। ये इस कारण से यहाँ क्लिष्टत्व दोष उत्पन्न हो गया है। अप्रतीतत्व दोष परिभाषा देखिए, लोक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग जब काव्य साहित्य के अंतर्गत किया जाता है तो अप्रतीतत्व दोष होता है। कहने का तात्पर्य, जो शास्त्रीय शब्द होते हैं, ऐसे शास्त्रीय शब्द जो शास्त्र विशेष के अंतर्गत ही प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं। शास्त्र विशेष से तात्पर्य जैसे अलंकार शास्त्र, छंद शास्त्र, रस शास्त्र, योग शास्त्र जैसे कोई भी शास्त्र विशेष में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग जब काव्य के अंतर्गत किया जाए तो ये शब्द अप्रतीत से जान पड़ते हैं, अप्रतीत से दिखाई देते हैं। काव्य में ये शोभा नहीं देते, अप्रतीत से दिखाई देने के कारण काव्य में अप्रतीतत्व दोष होता है। जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो किसी शास्त्र विशेष में ही व्यवहार में आते हैं, शास्त्र विशेष में ही उनका उपयोग होता है, ये उस शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्द होते हैं और ये उस शास्त्र विशेष की शब्दावली में ही प्रयुक्त होते हैं। सब जगह सर्वत्र इनका प्रयोग नहीं होता है। जब काव्य में इनका उपयोग किया जाएगा तो ये अप्रतीत दिखाई देंगे, इस कारण काव्य में अप्रतीतत्व दोष उत्पन्न होता है।
इसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हैं, जिससे अप्रतितत्व दोष आपको पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण देखिए, विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल देत। या गोदावरी नदी है और नदी के जल के लिए विस्मय शब्द का प्रयोग हुआ है। जल के लिए विस्मय शब्द का प्रयोग लोक व्यवहार में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर लोक व्यवहार में इसका प्रयोग हुआ है, साहित्य में इसका प्रयोग हुआ है, अतः यह अप्रतीत सा दिखाई देता है। इस कारण काव्य में अप्रतीतत्व दोष आ गया है। एक अन्य उदाहरण द्वारा देखिए, तत्व ज्ञान की ज्योति सो भो आशय को नाश, कर्म किए परे नहीं ताके कबहू फास। इस उदाहरण में जो आशय शब्द आया है, यह आशय शब्द योग शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। ये उसकी शब्दावली का शब्द है जो व्यवहारिक जीवन में अप्रसिद्ध है। कहने का मतलब व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ काव्य में इसका प्रयोग किया गया, इस कारण अप्रतीतत्व दोष आ गया है। एक अन्य उदाहरण देखिए, ये तन बसी दुख देते हैं ये तेरे अनुभव। अब अनुभव जो शब्द है इसका अर्थ चेष्टाएं होता है। अनुभव शब्द अलंकार शास्त्र में ही प्रयोग में लिया जाता है, अलंकार शास्त्र में ही प्रचलित होता है। यहाँ पर इसका काव्य में उपयोग हुआ, लोक व्यवहार में इसका उपयोग नहीं होता होने पर यहाँ अप्रतीतत्व दोष आ गया है। अब अर्थ दोष को हम समझते हैं। अर्थ दोष की परिभाषा देखिए, जब काव्य का अर्थ ग्रहण करने में बाधा हो तो वहां अर्थ दोष होता है। जब अर्थ ग्रहण करने में बाधा हो, अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है, तो वो अर्थ दोष कहलाता है। अर्थ दोष के अंतर्गत हम दुष्कर्मत्व दोष को शामिल करते हैं। दुष्कर्मत्व दोष की परिभाषा देखिए, जहाँ शास्त्र में लोक के विरुद्ध क्रम होता है वहाँ दुष्कर्मत्व दोष होता है। शास्त्र में लोक के विरुद्ध जैसा क्रम होना चाहिए वैसा क्रम नहीं है तो वहाँ दुष्कर्मत्व दोष आ जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, दुष्कर्मत्व यानी जो क्रम से नहीं है, दुष्क्रम से आया है, क्रम के विरुद्ध आया है, वहाँ दुष्कर्मत्व दोष होगा। दुष्कर्मत्व दोष उदाहरण देखिए, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। इस उदाहरण में मन को सही क्रम में नहीं रखा गया है। मन का जो क्रम है वो सही नहीं है, क्योंकि मन का वेग सबसे अधिक होता है। मारुत यानी कि हवा से, खगराज यानी कि पक्षी के वेग से मन का वेग अधिक होने के कारण मन को सबसे अंत में रखा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ मन को सबसे अंत में नहीं रखा गया है, उसका क्रम गलत हो गया है। शब्द तो है लेकिन वो सही क्रम से नहीं आया है, उसका क्रम गलत हो जाने के कारण यहाँ दुष्कर्मत्व दोष हो जाएगा। जहाँ क्रम गलत होगा वहाँ दुष्कर्मत्व दोष होगा। एक अन्य उदाहरण के द्वारा दुष्कर्मत्व दोष को समझते हैं। नृप मोको है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। यहाँ पर पहले मांगने वाला बड़ी वस्तु मांगता है, बड़ी वस्तु न मिलने पर यह सोच करके छोटी मिल जाएगी, छोटी वस्तु की याचना बाद में करता है। तो यहाँ पहले याचक को हाथी मांगना चाहिए था, जब हाथी नहीं मिलना तो उसके बाद घोड़े की याचना करनी चाहिए थी। यहाँ ये इस क्रम में नहीं आया है, यहाँ पहले घोड़े की याचना की गई है यानी घोड़े को मांगा गया है, तदुपरांत गजेंद्र यानी कि हाथी की याचना की गई है, जो कि लोक विरुद्ध क्रम है, सही क्रम में नहीं आया है। क्रम गलत होने के कारण दुष्कर्मत्व दोष हो जाएगा। वाक्य दोष, वाक्य दोष की परिभाषा देखिए, जहाँ किसी वाक्य अथवा वाक्यांश की रचना दोषपूर्ण होती है, वाक्य या तो संपूर्ण वाक्य की रचना दोषपूर्ण है या वाक्यांश यानी वाक्य के किसी भाग की रचना दोषपूर्ण होगी तो वहाँ वाक्य दोष माना जाएगा। वाक्य दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून पदत्व दोष, दूसरा अधिक पदत्व दोष, तीसरा अकर्मत्व दोष और चौथा
पुनरुक्त दोष, जिसे पुनरुक्ति दोष भी कहते हैं। तो सबसे पहले वाक्य दोष के अंतर्गत न्यून पदत्व दोष का अध्ययन करते हैं। परिभाषा देखिए, जहां वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है, इससे अर्थ पूरा नहीं निकलता, वहां न्यून पदत्व दोष होता है। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, न्यून यानी कमी, पद यानी शब्द। तो किसी शब्द की कमी रह गई, किसी पद की कमी रह गई, तो वहां पर न्यून पदत्व दोष आ जाता है। जहाँ अभिष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पद की कमी हो और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई शब्द जोड़ना पड़े, तो वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। हम हमारी तरफ से किसी शब्द को जोड़े, अर्थ तब जाके पूर्ण होगा। शब्द की कमी हो जाने के कारण वहाँ न्यून पदत्व दोष आ जाता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण देखिए, तो भी सच है धर्मराज ज्वाला नई नहीं थी, दुर्योधन के मन में वह वर्षों से खेल रही थी। अब यहाँ पर जो पंक्ति है उसमें ज्वाला शब्द की कमी देखी गई है। नीचे वाली में दुर्योधन के मन में वह ज्वाला वर्षों से खेल रही थी, यहाँ पर हमें ज्वाला शब्द अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम अर्थ की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पद की कमी होने से न्यून पदत्व दोष आ जाता है। न्यून पदत्व दोष एक अन्य उदाहरण देखिए, पानी पावक पवन प्रभु, जो असाधु त्यों साधु। यहाँ पर पानी पावक पवन प्रभु ये साधु या असाधु के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। कवि यह कहना चाहता है कि जो पानी पावक यानी अग्नि, पवन यानी वायु, प्रभु यानी ईश्वर, वो असाधु यानी दुर्जन, साधु यानी सज्जन के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। लेकिन इस उदाहरण में एक समान व्यवहार शब्द को छोड़ दिया गया है, जिससे अर्थ में बाधा उत्पन्न हुई है। इस कारण से यहाँ न्यून पदत्व दोष है। जहाँ पद की कमी रह जाए, शब्द की कमी रह जाए, जिससे अर्थ में बाधा उत्पन्न हो, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। वाक्य दोष का अन्य प्रकार अधिक पदत्व दोष। परिभाषा देखिए, जब वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्द या पदों का निरर्थक प्रयोग होता है, तब अधिक पदत्व दोष माना जाता है। कहने का तात्पर्य, जहाँ वाक्य के अंतर्गत अधिक शब्दों का यूं ही बेकार निरर्थक प्रयोग किया जा रहा है, यदि इन शब्दों को हटा भी दें तब भी अर्थ ग्रहण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। अधिक पदों का उपयोग होने के कारण यहाँ अधिक पदत्व दोष आ जाता है। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए, जिनको हटा देने पर भी काव्यार्थ ग्रहण में कोई बाधा नहीं होती, वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। यानी जहाँ अधिक पदों का उपयोग किया जाए, हटा देने पर भी अर्थ ग्रहण होता हो, वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। पुष्प पराग से रंग कर भ्रमर गुंजारता है। यहाँ पर जो पराग होता है वो पराग पुष्प का ही होता है। यहाँ पुष्प शब्द को हटा देंगे तब भी अर्थ आसानी से समझ में आ रहा है। यहाँ पुष्प शब्द का प्रयोग अधिक हुआ है। अधिक प्रयोग होने के कारण अधिक पदत्व दोष आ गया है। एक अन्य उदाहरण और देखिए, जिससे अधिक पदत्व दोष आपको पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण, लपटी पुहुप पराग पद सनी स्वेद मकरंद। यहाँ पर भी जो पुहुप शब्द है इसका प्रयोग अधिक हुआ है, क्योंकि पराग तो पुहुप यानी पुष्प का ही होता है। अधिक पदों का उपयोग होने के कारण यहाँ वाक्य में अधिक पदत्व दोष आ गया है, क्योंकि अधिक पदत्व दोष वाक्य दोष का ही एक प्रकार है। वाक्य दोष का अगला प्रकार अकर्मत्व दोष। इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ पर वाक्य में किसी शब्द का क्रम अनुचित रखा गया हो, वहाँ अकर्मत्व दोष होता है। यानी वाक्य के अंतर्गत किसी न किसी शब्द का क्रम अनुचित गलत तरीके से रखा गया है, वहाँ पर अकर्मत्व दोष होता है। जहाँ वाक्य में शब्द प्रयोग में क्रमहीनता या अनुचित क्रम हो, वहाँ अकर्मत्व दोष होता है।
जहाँ पर संपूर्ण वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द का क्रम सही से नहीं आया हो, अनुचित क्रम से आया हो, वहाँ अकर्मत्व दोष होगा। अकर्मत्व दोष उदाहरण देखिए। विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। यहाँ मानवी जो शब्द है वो लीला शब्द के पहले आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी इनका क्रम इस प्रकार से नहीं है, सही क्रम में नहीं आया है। वे प्रभु इस संसार में निरंतर मानवी लीला कर रहे हैं, तो ये मानवी शब्द जो है वो लीला शब्द के पहले आता तो क्रम सही रहता, इनका क्रम बिगड़ गया है, इसलिए यहाँ अकर्मत्व दोष है। अकर्मत्व दोष का एक अन्य उदाहरण देखिए। सीता जू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहिराई जनु सबन की हृदय वली भूपाल। इस उदाहरण में जो सबन शब्द है वो भूपाल के साथ प्रयुक्त बैठता है, लेकिन इस क्रम में इन सबन और भूपाल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, किंतु कवि ने ऐसा नहीं किया, इसलिए ये अक्रम है। इस कारण यहाँ वाक्य में अकर्मत्व दोष आ जाता है। अकर्मत्व दोष का एक अन्य उदाहरण और देखिए, इससे अकर्मत्व दोष आपको पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगा। समय सबल निर्बल करत कहत मनहु यह बात। यहाँ पर यह जो है वो शब्द समय सबल के साथ में उपयुक्त बैठता है, यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, इस क्रम से ये नहीं रखे गए हैं, इस कारण यहाँ इस वाक्य में अकर्मत्व दोष आ गया है। यह शब्द समय सबल निर्बल करत शब्द के साथ सटीक बैठता है, लेकिन ये क्रम से नहीं होने के कारण अकर्मत्व दोष आ गया है। वाक्य दोष का अगला प्रकार पुनरुक्त दोष, जिसे पुनरुक्ति दोष भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए। जहाँ एक ही शब्द एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः अनावश्यक प्रयोग होता है, वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। कहने का तात्पर्य ऐसे शब्द जिनका एक समान अर्थ निकलता है, ऐसे शब्दों का अनावश्यक रूप से प्रयोग किया गया है। एक समान शब्दों का फिर से प्रयोग तो पुनरुक्त पुनरुक्ति दोष होता है। जहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर भी उसी अर्थ वाले दूसरे शब्द का, यानी उसके समान दूसरे शब्द यानी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया, तो वहाँ पुनरुक्त दोष आ जाता है। पर्यायवाची शब्द यानी एक समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द का दोबारा उपयोग हो तो पुनरुक्त पुनः से आया है, इसलिए पुनरुक्त दोष होगा। पुनरुक्ति दोष का उदाहरण देखिए। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। इस उदाहरण में जो वास शब्द है और दूसरी पंक्ति का निवास शब्द है, इन दोनों का एक ही अर्थ निकलता है। ये दोनों एकार्थक शब्द है, समानार्थी शब्द हैं। इस कारण यहाँ पर पुनरुक्त दोष होगा। जहाँ पर ऐसे समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों का उपयोग हो, वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। पुनरुक्त दोष का एक अन्य उदाहरण देखिए। दृश्य बड़ा था रम्य, मंजू सुंदर मनोहर। यहाँ पर रम्य शब्द के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द मंजू सुंदर मनोहर जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सभी शब्द एकार्थी शब्द हैं, यानी एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं। जहाँ पर ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहाँ पुनरुक्त दोष आ जाता है। यहाँ पर भी एक समान अर्थ देने वाले शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्त या पुनरुक्ति दोष आ जाता है। उदाहरण देखिए। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। यहाँ पर जगत शब्द के बाद भी जहान शब्द आया है, दोनों शब्द एक समान अर्थ देने वाले हैं, तो जगत के बाद जहान का अनावश्यक रूप से प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पुनरुक्ति दोष आ जाता है। जहाँ पर एक समान अर्थ देने वाले शब्दों का दोबारा से प्रयोग हो, शब्द की पुनरावृत्ति हो, वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। एक अन्य उदाहरण देखिए। कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। यहाँ पर भाते शब्द और अच्छे लगते शब्द दोनों का एक समान अर्थ है, एक ही अर्थ है। यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ
पुनरुक्त दोष होगा। अब काव्य दोष का चौथा प्रकार रस दोष। रस दोष की परिभाषा देखिए। काव्य रचना का उद्देश्य रसास्वादन करना है। इसमें किसी तरह का व्यवधान होने पर रस दोष माना जाता है। काव्य का उद्देश्य रस की प्राप्ति करना है, यानी रस का आनंद लेना है। यदि इस आनंद में किसी प्रकार का व्यवधान होता है, किसी प्रकार की छेड़खानी होती है, तो रस प्राप्त करने में, आनंद प्राप्त करने में कमी रह जाती है, तो वहाँ रस दोष माना जाता है। रस के जो भाव है, विभाव है, संचारी भाव है, यदि उनका उचित रूप से विवेचन न हो, किसी के साथ कौन सा संचारी भाव, विभाव या भाव जुड़ जाए, तो प्रतिकूल अवस्था में चित्रण होने पर करुण के साथ श्रृंगार जोड़ दिया, श्रृंगार के साथ वीर जोड़ दिया, इस प्रकार से प्रतिकूल अवस्था में चित्रण होने पर भी रस दोष माना जाता है। रस दोष का उदाहरण देखिए, इससे रस दोष आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण, खेलो आज होरी गोरी करत निहोरी हम, पलको पतो न यहाँ काली कहाँ होई गो। प्रथम पंक्ति में श्रृंगार है, द्वितीय पंक्ति में वैराग्य का सूचक है। होली खेलने का, टिटोरी करने का भाव बताया गया है, श्रृंगार रस है। द्वितीय में पल का पता नहीं, यानी यहाँ पर वैराग्य की सूचना देने वाला भाव है। इनको एक साथ नहीं रखा न जाना चाहिए, अतः यहाँ पर एक रस में दूसरे रस की को साथ रखा गया है, इसलिए यहाँ पर रस दोष होगा। रस दोष का एक अन्य उदाहरण देखिए। मुकुट की उटक लटक वीवी कुंड को, भों की मटक नेक आखिन दिखाऊं रे। ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। और श्रृंगार रस के इस उदाहरण में ट वर्ण जैसे कठोर वर्ण बार बार आया है, इसलिए यहाँ रस दोष है। क्योंकि काव्य का कार्य रसास्वादन करना, रस का आनंद देना, और इस आनंद में कोई बाधा आ जाए तो वहाँ रस दोष होता है। हत व्रत दोष, ये हत व्रत दोष काव्य दोष का एक प्रकार है। ये छंदों से संबंधित है। इसकी परिभाषा देखिए। छंद के नियमों के अनुसार वर्ण, मात्रा, यति आदि का पालन न करने से हत व्रत दोष होता है। जब छंद के नियमों का पालन न किया जाए तो वहाँ हत व्रत दोष होता है। जब छंद के नियमों के अनुसार वर्ण, मात्रा का पालन नहीं किया जाए, यति भंग हो जाए, तो हत व्रत या छंदो भंग दोष होता है। क्योंकि छंद के नियम है वर्ण, मात्रा, यति, और जब इनका पालन नहीं होगा तो वहाँ हत व्रत दोष हो जाता है। यह छंद से संबंधित है, इसलिए इसको छंदो भंग दोष भी कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए। राम लखन चले वनवास, इसमें 15 मात्राएं हैं, जबकि ये चौपाई छंद का उदाहरण है। और चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं। एक मात्रा की कमी रह गई, यानी छंद संबंधी नियम पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ हत व्रत दोष आ जाएगा। एक अन्य उदाहरण और देखिए, इससे आपके सामने हत व्रत दोष स्पष्ट हो जाएगा। तू बेटी जीवन में आई, सुख की झोली भर लाई, सच्चे सुख की झलक बावली तूने प्रथम दिखलाई। इसमें तीसरे चरण में यति भंग है, तो चौथे चरण में 2 मात्राएं कम है। इस कारण यहाँ हत व्रत दोष होगा। क्योंकि यति भंग होना, छंद के नियमों का टूटना है, 2 मात्राएं कम, छंद के नियम पूरे नहीं हुए, और छंद के नियमों से संबंधित जो दोष है वो हत व्रत दोष कहलाता है। एक अन्य उदाहरण देखिए। प्यारे के पांव मुख मुरली नाद जैसा उन्हें था, यह मदाकांता छंद का चरण है। इसमें यति नियम का पालन न होने से हत व्रत दोष आ गया है। मदाकांता छंद का उदाहरण है, लेकिन यति के नियमों का पालन नहीं हुआ, और यति के नियमों का पालन होना छंद में होना चाहिए, नहीं हुआ तो ये हत व्रत दोष कहलाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने परिवारजन के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए यूं ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।